दोस्तों, राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव एक इम्तिहान की तरह होता है, जिसके लिए पूरे 5 साल मेहनत की जाती है और फिर चुनाव के बाद नतीजे का इंतजार होता है, जिसमें पता चलता है कि किसकी मेहनत सफल हुई और किसकी नहीं। लेकिन अगर किसी राज्य में उपचुनाव हो जाते हैं तो जनता का रुझान जानने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दरअसल आज हम इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में देश में उपचुनाव हुए हैं। देश में 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसके नतीजे 2 नवंबर को आ चुके हैं। इन उपचुनावों ने देश की जनता का रुझान बता दिया। उपचुनावों के नतीजों को देखकर कहा जा सकता है कि देश में अब मोदी लहर गायब हो चुकी है। ये उपचुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण माने जा रहे थे क्योंकि 3 महीने बाद देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इन उपचुनावों के नतीजे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की जनता क्या चाहती है। दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव में असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए मतदान हुआ था। इन 29 विधानसभा सीटों में से अधिकांश पर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला देखने को मिला। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में जरूर मुकाबले में क्षेत्रीय पार्टियां रहीं। विधानसभा उपचुनावों के अलावा दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश में खंडवा सीट पर भी लोकसभा चुनाव हुए हैं। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की पकड़ कमजोर होती जा रही है और कांग्रेस की मजबूत। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस का किला मजबूत होता दिख रहा है और कैसे बीजेपी कमजोर होती नजर आ रही है। आगामी चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए वो मौजूदा सदस्यों के निधन होने के कारण खाली हुई थी। मंडी सीट गत मार्च में रामस्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। खंडवा संसदीय सीट के लिए उपचुनाव भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के चलते करना आवश्यक हो गया था, जबकि दादरा और नगर हवेली में यह निर्दलीय लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर के निधन के कारण कराना पड़ा। इसी तरह विधानसभा सीटों पर भी कुछ लोगों का महामारी के चलते निधन हुआ तो वही कुछ लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब इन सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश में जनता का रुझान दोबारा से कांग्रेस की तरफ हो रहा है। दोस्तों, देश की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें आए नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और बीजेपी कमजोर। दरअसल इन उपचुनावों में सबसे अहम माना जा रहा था हिमाचल प्रदेश का उपचुनाव, क्योंकि वहां 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिन्हें विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा था, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में किसी दूसरी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव नहीं होंगे, सीधा विधानसभा चुनाव ही होगा। हालांकि बीजेपी की ओर से दावे तो अभी से शुरू हो गए हैं कि अगली बार भी हिमाचल में उसकी ही सरकार बनेगी, लेकिन पार्टी को सत्ता आ जाने का डर लगा हुआ है। हिमाचल में 5 साल बाद सत्ता बदलने का इतिहास रहा है और राज्य की जनता ने उपचुनावों में जो संकेत दिए हैं उससे साफ है कि इतिहास एक बार फिर दोहराया जा सकता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के हाथ से मंडी लोकसभा सीट तो निकल ही गई, साथ ही तीनों विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रतिभा सिंह 13,000 के करीब वोटों से जीत गई हैं, जबकि बीजेपी ने यहां राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। 2019 में इस सीट पर बीजेपी को ही जीत मिली थी। मंडी सीट पर भाजपा की हार से सीएम जयराम ठाकुर की साख पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि यह उनका गृह जिला है। बात विधानसभा सीटों की करें तो यहां बीजेपी की हालात और भी ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार नीलम सरेई की जमानत जब्त हो गई है। वो महज 2,644 वोट पर सिमट गई है। 70,000 वोटरों वाली इस सीट पर 56,000 मत पड़े थे। ऐसे में भाजपा को केवल 2,644 मत मिलना पार्टी के लिए चिंता की बात है। यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 के करीब वोट मिले, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। फतेहपुर और अर्की विधानसभा सीट भी कांग्रेस के खाते में आई है। फतेहपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय 3,219 वोटों से चुनाव जीते हैं, जबकि अर्की से कांग्रेस के ही भवानी सिंह पठानिया 5,789 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी ने अपनी हार को स्वीकार भी कर लिया है। अब इसी के चलते विपक्ष में रहते हुए उपचुनावों में सत्ताधारी दल का सफाया करने वाली कांग्रेस के हौसले
बुलंद दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। अगर बात करें राजस्थान की, तो वहां धरियाबाद और बल्लभनगर 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों पर ही कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी इन दोनों ही सीटों पर मुख्य मुकाबले में भी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि राजस्थान में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है और हमेशा से दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर देखी गई है। अब राजस्थान में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन शायद जनता ने अभी से अपनी पसंद बता दी है। यहाँ की बल्लभनगर और धरियाबाद सीट पर बीजेपी को सिर्फ हार ही नहीं मिली, बल्कि पार्टी दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को टक्कर भी नहीं दे पाई। बल्लभनगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो धरियाबाद में निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला किया। दोनों ही सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई, जबकि बीजेपी दोनों ही जगह तीसरे नंबर पर खिसक गई। बीजेपी की हार के पीछे वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी को भी बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर वसुंधरा अपनी पसंद के व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहती थी, लेकिन वसुंधरा की ना तो टिकट वितरण में चली और न ही चुनाव प्रचार में उन्हें पार्टी ने प्राथमिकता दी। बीजेपी के लिए मुश्किलों के संकेत कर्नाटक से भी आ रहे हैं। यहाँ 3 महीने पहले ही बीजेपी ने सीएम बदला है। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को कर्नाटक का सीएम बनाया गया था। उम्मीद थी कि येदियुरप्पा सरकार की नाकामी के दाग बसवराज धो देंगे, लेकिन बसवराज तो अपने गृह जिले में ही पार्टी की किस्मत नहीं चमका पाए। बसवराज के गृह जिले की हंगल सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। बीजेपी के लिए राहत की बात ये रही है कि उसने कर्नाटक की दूसरी सीट सिंदगी जरूर जीत ली है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ही सत्ता में है, लेकिन वहां भी एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। दोस्तों, उपचुनावों के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस ने बीजेपी को उन सीटों पर पछाड़ दिया है जिस राज्य में बीजेपी ही सत्ता में है। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोदी लहर अब काम नहीं कर रही है। अब अगर उन सीटों की बात करें जहां कांग्रेस को जीत नहीं मिली, तो ये वही राज्य है जहां अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। ऐसे में जो पार्टी सत्ता में होती है, उपचुनावों में उसी पार्टी की जीत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तब तक जनता उसी बहाव में होती है और उसी पार्टी को वोट देती है जिसे उसने विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था। जैसे कि हम बात करें पश्चिम बंगाल और असम की, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में भी यही रुझान दिखाई दिया। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां जरूर विपक्ष बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दिया। बिहार में एनडीए को जीत मिली, तो इसके पीछे विपक्षी महागठबंधन में बिखराव को जिम्मेदार माना जा रहा है। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ी। इसका नुकसान आरजेडी को तारापुर सीट पर मिली हार के रूप में चुकाना पड़ा, क्योंकि आरजेडी जितने वोटों से हारी, उससे कहीं ज्यादा वोट कांग्रेस और एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार के खाते में चले गए। कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में बेहद खराब रहा। कांग्रेस को आखिरी टाइम में लालू के मैदान में उतरने से नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि लालू विरोधी वोट जेडीयू के खाते में चला गया, तो सरकार विरोधी अधिकांश वोट आरजेडी के हिस्से में आ गया। आखिरी समय में महागठबंधन में पड़ी फूट के कारण कांग्रेस को तो नुकसान हुआ ही, आरजेडी को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। अब आखिर में अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहां की जनता में कांग्रेस के लिए अभी नाराजगी है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में हुए बंटवारे का जिम्मेदार लोग कांग्रेस को ही मानते हैं। लेकिन बीजेपी को इन उपचुनावों में करारा झटका लगा है, क्योंकि परिणाम बिल्कुल भी उसके हक में नहीं आए हैं। 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। हिमाचल में उसे 1 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट खोनी पड़ी है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 7 सीटों पर ही जीत हासिल की। अब जाहिर है कि इन नतीजों का असर आगामी 5 विधानसभा चुनावों पर जरूर पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।